बट रहा है, यह अनायास नहीं है। यह मोदी जी की जो सौगात बट रही है 32 लाख लोगों के लिए, ये सरकार मजबूर हुई है। जो जिस पार्टी के नेता, जिस पार्टी के कार्यकर्ता, जिस पार्टी के बड़े बड़े नेता ये कहते रहे हैं कि मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, वो ये कहते रहे हैं कि आप अपना वोट अपने पास रखिए, हम बगैर मुसलमानों के भी चुनाव जीत करके दिखाएंगे। ये जिन लोगों को पाकिस्तान भेज रहे थे, उनके यहाँ ये सौगात लेके जा रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनको ये गोली मारने का नारा लगा रहे थे, उनके घर जिनको सौगात लेकर के जाना पड़ रहा है। सवाल है, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि सरकार घेरे में आएगी सड़क पर उतरने पर ही, न्यायालयों से वो घेरे में नहीं आने वाली है। हाँ, न्यायालय के इस आदेश से इमरान प्रतापगढ़ी को राहत मिली जरूर, लेकिन सरकार को अगर घेरना है तब तो सड़क पर उतरना पड़ेगा, जो इंडिया दल समूह उत्तर प्रदेश में उतरा हुआ है। सवाल इस बात का है कि अगर आप बात करते हैं कि सरकार या व्यवस्था नियम कानून से चलेगी, बिल्कुल चलेगी। अगर राज्यसभा में आप लोकसभा में राहुल गांधी को नहीं बोलने देंगे और राज्यसभा में रामविलास सुमन को नहीं बोलने देंगे, भाई रामविलास सुमन के मसले पर तो चर्चा नहीं होनी चाहिए थी अगर आपने उनके पूरे वक्तव्य को अभिलेखों से बाहर कर दिया है। तो अगर आपने अभिलेख पर चर्चा की, कराई, पीयूष गोयल को बोलने दिया, अग्रवाल साहब को बोलने दिया, किरण रिजिजू साहब बोलते रहे, विपक्ष के नेता ने ही बोला, और जब सभापति ने रामविलास सुमन को बोलने के लिए आमंत्रित किया तो बीजेपी के लोगों ने हंगामा शुरू किया। उस समय तो कोई पक्ष नहीं हंगामा कर रहा था, और बीजेपी का हंगामा शुरू होते ही सम्मानित सभापति जी ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी 12 बजे तक के लिए। कौन नहीं बोलने दे रहा था? नियमों की उल्लंघना कौन कर रहा था? रामविलास सुमन ने कहा कि जो मैंने कहा है उस वक्त पे मैं आप कायम हूं। वह बात तो सदन के बाहर कह रहे हैं, सदन में तो अपनी बात कह नहीं रहे हो। अगर आप पे आधार बनाते हैं कि उनके बात को अभिलेखों से अलग कर दिया गया, ठीक है, जो चीज अभिलेख में नहीं है उसका उल्लेख नहीं करना चाहिए, किया जाना चाहिए। तो जब आप उनको उसका उल्लेख करने की इजाजत सत्तारूढ़ दल को दे रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है विपक्ष भी करेगा। क्यों चर्चा हो रही है उस पर? अब सवाल यह है कि राणा सांगा के बारे में कौन क्या सोचता है, ये इतिहासकार तय करेंगे ना, कि सरकार तय करेगी? सरकार क्या डिक्टेट करेगी कि किस इतिहास के किस पात्र को आप क्या कहते रहिए, किस रूप में आप देखेंगे, और उसके बाद आप लोकतंत्र की बात करेंगे? और अगर आपको राणा सांगा की बात पे आपत्ति है तो आप जितने लोगों ने इस तरह के बयान दिए हैं, जितने लोगों ने राष्ट्र नायकों का अपमान किया, सबके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आप याद कर लीजिए रूपाला साहब ने क्षत्रियों के बारे में क्या कहा था। रूपाला साहब कोई अननोन चेहरा तो है नहीं, गुजरात भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, वो बड़े नेता है, प्रतिष्ठित नेता है। उन्होंने क्या कहा क्षत्रियों के बारे में? कौन क्या था उनके यहां प्रदर्शन करने के लिए? किन लोगों ने उनके घर में आग लगाने की कोशिश की? तो रामविलास सुमन कोई बात कह देंगे तो आप उनका घर फोड़ने की तैयारी कर देंगे। रूपाला साहब कोई बात कहेंगे तो आप सांस नहीं लेंगे। तो आपको इसका मतलब कि आपको किसी से मतलब नहीं है। और जो बात कही विपक्ष के नेता ने कि दलित कोई बात को करेगा तो आपको आपत्ति हो जाएगी। अगर किसी भी, और अगर आप अंबेडकर के बारे में आपके लोगों ने क्या कहा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के भोपाल के तत्कालीन सांसद ने क्या कहा, कौन सी कार्रवाई की आपने? क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस देश के राष्ट्र नायक नहीं है? उनका इस देश की आजादी में कोई योगदान नहीं है? जिन लोगों ने अंबेडकर जी की मूर्तियां तोड़ी है पूरे देश भर में, कौन सी कार्रवाई कर दी आपके खिलाफ? रोज सुबह से शाम तक आप महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप सुना बोलते रहते हैं, कौन कार्रवाई करेगा? राधा मोहन दास अग्रवाल ने ही जो बात कही है आज, उन्होंने कहा कि इरविन और गांधी के समझौते को लेकर के, क्या वो सही तथ्य है? सही संदर्भों में आपने तथ्य रखा है? और अगर आप राणा सांगा के बारे में बात करते हैं तो आपको यह भी बताना चाहिए कि राणा सांगा को जहर किसने दिया, और यह भी बताना चाहिए कि किस लिए जहर दिया, उसकी भी चर्चा कर लीजिए आप। इतिहास की व्याख्या, राष्ट्र नायकों की व्याख्या आप अपने अनुसार करेंगे, जो मनाएगा वो करने लगेंगे आप। जो विषय आपका नहीं, सरकार का मैंडेट नहीं है। सरकार का मैंडेट है कि अगर किसी भी तथ्य के ऊपर, किसी भी नायक के ऊपर, किसी इतिहास के पात्र के ऊपर समाज में अगर कोई विद्वेष की स्थिति फैलती है तो आप उस संघर्ष को रोकेंगे, आप डिक्टेट नहीं करेंगे।
कि नहीं नहीं आप फला इस नायक को इसी निगाह से देखिए, आप इस नायक को आप इसी निगाह से, इतिहासकार तय करें। इतिहासकार इस बारे में लिख चुके हैं। तो क्या करेंगे, जिन इतिहासकारों ने राणा सांगा के बारे में उन तथ्यों को लिखा है जो जिसका उल्लेख रामविलास सुमन कर रहे हैं, उनको क्या उनको उनका फांसी की सजा दे देंगे आप? उनको दुनिया में जीने का अधिकार नहीं होगा। आपके परसेप्शन से असहमति रखने का अधिकार इतिहासकारों को और विद्वानों को नहीं होगा। सवाल सी बात है कि फिर अगर आप जो आप आरोप आपके ऊपर लग रहा है कि आप लोकतंत्र के ऊपर हमला करना चाहते हैं, वो आरोप सही साबित है। आप असहमति को स्थान देने के लिए तैयार नहीं है। आप चाहते हैं कि वही बात कही जाए, वही बात सोची जाए, उसी लिहाज से इतिहास को देखा जाए जो आप चाहते हैं, और उसके बाद आप लोकतंत्र की दुहाई भी देंगे। कैसे चलेगा? आज लखनऊ में लोगों ने अखिलेश यादव के खिलाफ प्रदर्शन किया, खूब कीजिए, आपका राजनीतिक हक है ये प्रदर्शन करना, लेकिन आप अखिलेश यादव घर में थोड़ा घुस जाएंगे, आप समाजवादी पार्टी के दफ्तर में आग थोड़ा लगा देंगे। और अगर आपने इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया तो कहां तक ले जाएंगे आप? यह पूरा का पूरा जो राणा सागा का मसला है, मेरा अपना मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी उलझ गई इसमें। जो खड़गे साहब कर रहे हैं वो बात महत्वपूर्ण हो गई है। बात यह है कि क्या रामविलास सुमन ने जो बात कही, वह बात उन्होंने संसद में कही, क्या उनको वह बात करने का हक है या नहीं है? और अगर उन्होंने कोई बात संसद में कही जिससे भारतीय जनता पार्टी सहमत है, तो उनको सुरक्षा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्या उनके घर पे हमला होगा? एक दलित नेता को सुरक्षा का आश्वासन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? महत्वपूर्ण यह हो गया। राणा सांगा के बारे में तो तरह तरह की बात है, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बातें कही हैं। हम भी पढ़ते रहे हैं कि बहुत बहादुर योद्धा थे, आपको कोई शिकायत नहीं है, बिल्कुल योद्धा थे। लेकिन एक बात थोड़ी पकड़ के बैठ लेंगे आप। कोई इतिहासकार का उनके बारे में कुछ कहता है तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा, और इस बिना पर आप तय नहीं करेंगे कि कौन किसने कह दिया। अगर क्षत्रियों के अपमान की बात आपके लिए महत्वपूर्ण है, फिर रूपाला साहब का ही बयान आपको ध्यान में लेना चाहिए। और अगर आप रूपाला साहब की बात को आप ध्यान में नहीं लेते हैं, उनके खिलाफ कोई आपके मन में आक्रोश नहीं है, तो यह बात ही मानी जाएगी कि दलित नेता के खिलाफ आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं जी। और आप इस और विपक्ष अगर इस मुद्दे को लेकर बढ़ रहा है, वो ठीक है, वो भी तो राजनीति करेगा, क्यों नहीं करेगा? और राजनीति करना कोई पाप थोड़े है। तो जो बात इस समय इंडिया दल समूह ने राणा सांगा के मुद्दे को लेकर के कहा है, मुझे लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी गिरेगी। इससे निकलने का तरीका उनके पास नहीं है। न्यायालय, तो आप सोचिए ना कि सर्वोच्च न्यायालय ने कितनी बार आप इसी न्यायालय की स्थिति देखिए कि जो लोग यशवंत वर्मा को लेकर मामले को लेकर, आप यशवंत वर्मा के मामले को लेकर के पूरी न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल पैदा कीजिए कि अगर दिल्ली उच्च न्यायालय के वरिष्ठता क्रम में दूसरे नंबर के न्यायाधीश के घर में इतने रुपए मिलते हैं जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है, तरह तरह 5 दिन 4 दिन तक आप उस मामले को दबाए रहते हैं, कोई अधिकृत बयान कोई नहीं देता, कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सवाल कि ये जुडिशरी को प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है, कोई इंडिविजुअल का मामला थोड़े है ये। और अगर आप कहते हैं कि नहीं साहब ये कोलिजियम सिस्टम के ऊपर आप सवाल पैदा करना चाहते हैं, तो इसी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मिश्रा जी का निर्णय है, वो बयान नहीं है, जो उन्होंने एक महिला के साथ जो मामला था उसके बारे में उन्होंने किस तरह की टिप्पणी की। वो माननीय न्यायमूर्ति जी कोलिजियम से थोड़े आए हैं, वो माननीय न्यायमूर्ति जी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चयनित व्यक्ति हैं जी। जिस चयन आयोग की आप बात कर रहे हैं उसके प्रतिनिधि हैं, उसी आयोग से चयनित होकर के आए हैं, और उन्होंने लोअर जुडिशरी में विभिन्न पदों पर काम किया है। डिस्ट्रिक्ट जज के बाद उनका एलिवेशन हुआ है हाई कोर्ट में। सवाल ये किसमें, अगर आप जो लोग कॉलेजियम को खत्म करके सरकार के अधीन नियुक्तियों को मामला देना चाहते हैं, वह न्यायपालिका की आजादी के पक्षधर नहीं है। अगर आपको न्यायपालिका के ऊपर, न्यायपालिका को कार्यपालिका से मुक्त रखना है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका की चाहत आपके पास है, तो आपको न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका के हस्तक्षेप को बिल्कुल रोकना पड़ेगा। मैं नहीं कहता कि कॉलेजियम का पूरा सिस्टम बहुत बढ़िया है, सुधार की गुंजाइश हर जगह होती है, लेकिन पहली शर्त यह है कि न्यायपालिका में नियुक्तियां पूरी तरह से कार्यपालिका से मुक्त हो, तब आप एक स्वतंत्र न्यायपालिका की कल्पना कर सकते हैं। जो लोग इस तरह के विषय को डाइवर्ट करना चाहते हैं वो स्वतंत्र न्यायपालिका के पक्षधर नहीं है। बिल्कुल
सरकार कई मुद्दों पर घिरी हुई है, एक दो मुद्दे कई मुद्दों पर घिरी हुई है, और इन मुद्दों पे वह सड़कों पे जो घेरने का काम किया इंडिया दल समूह ने, वो सबसे ताकतवर चीज जी। और भारतीय जनता पार्टी संसद के बाहर तमाम मुद्दों पर घिरी, उसके पास कोई जवाब नहीं है। इसीलिए वो औरंगजेब को ले आती है, राणा सागा के मुद्दे पर विवाद पैदा करने की कोशिश करती है, इरविन और गांधी के समझौते के बाद के ऊपर सवाल पैदा करती है। तथ्यहीन बात है। अब अगर राधा मोहन दास अग्रवाल बात करना चाहते हैं तो उनको पूरा तथ्य रखना चाहिए कि वो समझौता क्यों हुआ था। आप उन्होंने क्या कहा, आपने कि अपने महात्मा गांधी के ऊपर भी सवाल पैदा किया। तो मेरा अपना यह मानना है कि यह पूरा का पूरा विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की वो भी चुनौती। हाँ, एक बात जरूर यह है कि न्यायालय की प्रक्रिया में कोई किसी के यहां शिकायत नहीं करता, और न ही कोई किसी के पास न्यायिक प्रक्रिया में तब टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन आप किसी न्यायालय को लेकर के कोई प्रशासनिक कार्रवाई कर दें, यह संभव नहीं होता। यही सवाल बड़े कई बार पैदा होते हैं कि साहब अकाउंटेबिलिटी का भी एक मुद्दा होना चाहिए कि अगर आपने कोई जजमेंट दिया है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। ये जेरे बहस है, लेकिन आज ये स्थिति नहीं है कि अगर लोअर जुडिशियरी ने कोई आदेश पारित कर दिया तो हाईकोर्ट उस जज के खिलाफ कोई प्रशासनिक कार्रवाई कर देगा, उसके जजमेंट के ऊपर टिप्पणी करेगा, जजमेंट को लेकर। और यही होता है अपील में। जी। गुजरात न्यायालय के कामकाज के ऊपर तमाम तरह की टिप्पणियां होती रही।